आज की क्लास में हम सीखेंगे डीजेनरेसी क्या होती है और डीजेनरेसी को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। देखिए, डीजेनरेसी के कॉन्सेप्ट में हम लूप के कॉन्सेप्ट को भी यूज करेंगे। तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने लूप के कॉन्सेप्ट को समझाया है या ये बताया है कि क्लोज पाथ कैसे बनाया जाता है, तो पहले आप उस क्लास को देख लीजिए, तभी आप डीजेनरेसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगाने से पहले हमें चेक करना होता है कि हमारा जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है या नहीं। अगर तो वो नॉन डीजेनरेट है तभी मैं उसके ऊपर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगा सकता हूँ। और इन केस मेरा जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकल के आया है वो नॉन डीजेनरेट नहीं है, मतलब कि डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है, तो सबसे पहले मुझे उस डीजेनरेसी को रिमूव करना होगा या रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद ही मैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगा सकता हूँ। डीजेनरेसी को रिमूव करने का मतलब या रिजॉल्व करने का मतलब हम अपने डीजेनरेट सॉल्यूशन को नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। अब पहली बात तो ये है कि ये नॉन डीजेनरेट है या नहीं, ये कैसे पता चलता है। देखिए, उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसे हमें चेक करना होता है। वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन ये होती है कि जो रिम रिक्वायरमेंट है और जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है, जो रिम रिक्वायरमेंट है और जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है, ये हमारी इक्वल होनी चाहिए। अगर मेरी रिम रिक्वायरमेंट और नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल है तो हम कहेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है और फिर हम उसके ऊपर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। और अगर मेरी रिम रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर नहीं है, ठीक है ना, सपोज करो रिम रिक्वायरमेंट 5 है और मेरी नंबर ऑफ एलोकेशंस 4 है, ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा सोल्यूशन क्या हो गया? डीजेनरेट हो गया, डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। और अगर मेरी रिम रिक्वायरमेंट 5 है और नंबर ऑफ एलोकेशंस भी 5 है, तो दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब मेरा जो सोल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट है, मैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट लगा सकता हूँ। अब ये रिम रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिम रिक्वायरमेंट होती है m प्लस n माइनस 1। तो यानी कि मेरा m प्लस n माइनस 1 किसके बराबर होना चाहिए? नंबर ऑफ एलोकेशंस के। या मैं ये कहूं कि मेरी जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो मेरा जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? नॉन डीजेनरेट। क्या होता है वो? नॉन डीजेनरेट। और अगर m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू जितनी आ रही है, ठीक है ना, मेरी नंबर ऑफ एलोकेशंस उसके बराबर नहीं आ रही, तो फिर मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या है? फिर मेरा जो सोल्यूशन है वो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? वो होगा डीजेनरेट। क्या होगा? डीजेनरेट, यानी कि डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे करके हमें पता चलता है कि हमारी जो गिवन सोल्यूशन है, ठीक है, जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकल के आया है वो नॉन डीजेनरेट है या डीजेनरेट है। ठीक है, अब ये जो मैंने m प्लस n माइनस 1 लिखा है, इसमें m क्या रिप्रेजेंट करता है? m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को। जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन टेबल दिया हुआ है उसमें आप काउंट करोगे कितनी रोज है, ठीक है ना। सपोज करो 3 रोज है, तो हम m की जगह पे क्या लिख देंगे? 3। और n क्या है? n का मतलब आपको जो टेबल दिया गया है, ठीक है, या आपको जो कॉस्ट मैट्रिक्स दिया गया है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आप उसे काउंट करोगे, ठीक है ना। सपोज करो आपने कॉलम्स काउंट करे और कॉलम आए 4, तो n की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 4। तो फिर m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? मान लो 3 आपके रोज है, 4 आपके कॉलम्स है और माइनस 1 कर देंगे, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई? तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 6। अब जो मेरी नंबर ऑफ एलोकेशन है वो अगर तो 6 ही आती है, ठीक है ना, हम काउंट करेंगे हमारी नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है। अगर तो वो भी 6 है तो फिर मेरा जो सोल्यूशन है वो क्या है? नॉन डीजेनरेट है। और अगर ये 6 के बराबर नहीं आती नंबर ऑफ एलोकेशन, ठीक है ना, सपोज करो 5 है, ठीक है ना, सपोज करो 5 है, तो एक एलोकेशन तो कम है ना एज कम्पेयर टू m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू, फिर मैं कहूंगा जी मेरा जो सोल्यूशन है वो डीजेनरेट है और मुझे इस डीजेनरेसी को रिजॉल्व करना होगा। तो रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि मेरा ये जो डीजेनरेट सोल्यूशन है उसे मुझे नॉन डीजेनरेट सोल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। अब अभी तक हमने ये समझ लिया कि भाई नॉन डीजेनरेट क्या होता है, ठीक है ना, हमें कैसे पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन नॉन डीजेनरेट है, ठीक है, या हमें कैसे पता चलता है कि डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। ये जो हम चेक कर रहे हैं m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन, ये मेरा डीजेनरेसी चेक है, ठीक है ना। अगर तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमारा सोल्यूशन नॉन डीजेनरेट है, अगर नहीं सेटिस्फाइड होती तो डीजेनरेट है। अब यहाँ तक तो हमने इतना समझ लिया। अब आगे मुझे ये समझना है कि भाई अगर मेरा सोल्यूशन जो है वो डीजेनरेट है, यानी कि डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है, तो इस डीजेनरेसी को रिजॉल्व कैसे करेंगे,
तो इस सारे प्रोसेस को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपनी रिम रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिम रिक्वायरमेंट क्या है, m प्लस n माइनस 1। m का मतलब क्या है, m का मतलब नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो देखना यहाँ पे कितनी रोज है, 1 2 3, 3 रोज है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब नेक्स्ट n की वैल्यू लिखनी है। n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखना यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, तो यहाँ पे n की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 3 और माइनस 1। अब 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5। अब मेरी रिम रिक्वायरमेंट कितनी है, m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 5। अब मेरी नंबर ऑफ एलोकेशन अगर 5 आ जाती हैं तो फिर तो ये नॉन डीजनरेट है, और अगर 5 से कम आती हैं तो फिर ये डीजनरेट सोल्यूशन है। अब देखते हैं अपनी नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे नंबर ऑफ एलोकेशंस। तो नंबर ऑफ एलोकेशंस देखना कितनी है, 1 2 3 और 4। तो हमारी जो नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो कितनी है, 4। तो इसका मतलब m प्लस n माइनस 1, यानी कि m प्लस n माइनस 1 बराबर नहीं है किसके, नंबर ऑफ एलोकेशंस के। या मेरी नंबर ऑफ एलोकेशन जो है वो m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू के बराबर नहीं है। m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, और मेरी नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी आ रही है, 4। अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो मेरा सॉल्यूशन है ये डीजनरेट है। ये क्या है, डीजनरेट है। तो क्या मैं इसके ऊपर अब ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अभी अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस डीजनरेसी को रिमूव करना होगा, ठीक है। तो अब इस डीजनरेसी को कैसे रिमूव करेंगे, देखिए डीजनरेसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी मेरी एलोकेशंस कम होती हैं, यानी कि m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस को। जितनी मेरी एलोकेशंस कम होती है एज कंपेयर टू m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू, उतनी मैं डमी एलोकेशंस इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जैसे यहाँ पे मेरी नंबर ऑफ एलोकेशंस कितनी है, 4, और m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो मेरी कितनी एलोकेशंस कम है, एक एलोकेशन कम है। अगर मैं अपनी नंबर ऑफ एलोकेशंस को बढ़ा दूं, ठीक है, एक एलोकेशन और बढ़ा दूं, तो ये मेरी नंबर ऑफ एलोकेशंस 5 हो जाएंगी और m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू के बराबर आ जाएंगी, और मेरा ये जो डीजनरेट सोल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, नॉन डीजनरेट सोल्यूशन। अब ये जो हम डमी एलोकेशंस करते हैं या फेक एलोकेशंस करते हैं, ये एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे इस एग्जांपल में तो मुझे एक एलोकेशन करनी पड़ेगी, यानी कि एक डमी एलोकेशन या फेक एलोकेशन करनी पड़ेगी। अब सपोज करो यहाँ पे नंबर ऑफ एलोकेशन जो 4 है, 4 की जगह पे 3 होती, तो कितनी एलोकेशंस कम है एज कंपेयर टू m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू, 2 एलोकेशंस। तो फिर मैं क्या करता, 2 फेक एलोकेशंस करता या 2 डमी एलोकेशंस करता। लेकिन मेरे इस करंट क्वेश्चन में जो मेरी नंबर ऑफ एलोकेशंस है वो 4 है, और कितनी कम है एज कंपेयर टू m प्लस n माइनस वैल्यू, 1 एलोकेशन। तो यहाँ पे फिर मैं एक एलोकेशन कर दूंगा, एक डमी एलोकेशन कर दूंगा, और मेरी जो नंबर ऑफ एलोकेशन है वो 5 हो जाएंगी। अब ये जो मैं कह रहा हूँ डमी एलोकेशन करनी है या फेक एलोकेशन करनी है, ये कैसे करते हैं, देखिए डमी एलोकेशन में करूंगा बाय इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल e, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल e। अब ये जो स्मॉल e है ये क्या है मेरा, ये मेरी डमी एलोकेशन है या फेक एलोकेशन है। इसको हम एप्सिलॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ये जो स्मॉल e है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ये बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है, या मैं कहूँ इनफाइनेटली स्मॉल क्वांटिटी होती है। जब भी हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे तो उसके लिए हम इसको 0 मान के चलते हैं। इस क्वांटिटी के होने से हमारा जो सप्लाई और डिमांड का फंक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता, ठीक है। तो जहां पर भी हमें फेक एलोकेशन करनी होगी, जहां पे भी हम डमी एलोकेशन करनी होगी, वहां पे हम ये स्मॉल ई एलोकेट कर देंगे, ठीक है। अब बात यह है कि सर हमें ठीक है पता चल गया कि जब हमारा डीजनरेसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी नंबर ऑफ एलोकेशंस को m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू के इक्वल लाने के लिए फेक एलोकेशंस करते हैं, डमी एलोकेशंस करते हैं, ठीक है। ये हम डमी एलोकेशन या फेक एलोकेशन कितनी करेंगे, जितनी हमारी नंबर ऑफ एलोकेशंस कम होंगी एज कंपेयर टू m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू के। इस क्वेश्चन में एक एलोकेशन कम थी तो हम एक डमी एलोकेशन कर देंगे। अब ये तो ठीक है हमें डमी एलोकेशन करनी है। अब ये जो डमी एलोकेशन करनी है वो करनी कहाँ पे है, देखो जो हमने डमी एलोकेशन करनी है ना, अब ऑब्वियसली एलोकेटेड सेल्स में तो होगी नहीं, क्योंकि एलोकेटेड सेल्स में तो पहले ही एलोकेशन हो रखी है, तभी तो उसे एलोकेटेड सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब पहली बात तो ये है कि ये जो डमी एलोकेशन होगी किस में होगी, अनएलोकेटेड सेल में होगी, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखना, इस एग्जांपल में हमारे पास अनएलोकेटेड सेल्स कौन से हैं, इस एग्जांपल में अनएलोकेटेड सेल्स कौन से हैं, एक तो ये सेल हो गया, एक ये वाला सेल हो गया, एक ये वाला सेल हो गया, एक ये वाला सेल हो गया और एक ये वाला सेल हो गया।
ठीक है, ये जो मैंने 5 सेल ब्लू कलर से हाईलाइट करे हैं, ये मेरे क्या है, ये मेरे अनएलोकेटेड सेल्स हैं। अब ऑब्वियसली जब मुझे एलोकेशन करनी है, एक एलोकेशन बढ़ानी है, तो करूंगा तो मैं अनएलोकेटेड सेल्स में। तो क्या इन पांचों में से किसी में भी कर दें? नहीं, हम कौन सा सेल सिलेक्ट करेंगे इन पांचों में से? देखिए, इन पांचों में से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से अनएलोकेटेड सेल में हमें लीस्ट कॉस्ट मिल रही है। अब ये वाला अनएलोकेटेड सेल है जिसमें मुझे लीस्ट कॉस्ट मिल रही है, ठीक है ना। देखिए, पहले हमने देखा कि अनएलोकेटेड सेल होना चाहिए, फिर हमने देखा कि अनएलोकेटेड सेल में वो वाला सेल लेना है जिसमें लीस्ट कॉस्ट आ रही है। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये जो लीस्ट कॉस्ट वाला सेल है ना, ये इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट सेल वो सेल होता है जिससे लूप नहीं बनती। तो हम चेक करेंगे कि इस सेल से कहीं लूप तो नहीं बन रही। अगर इस सेल से लूप नहीं बन रही, फिर तो हम इसमें एलोकेशन कर देंगे। जो हमें फेक क्वांटिटी एलोकेट करनी है या डमी एलोकेशन करना है, वो हम इस सेल में कर देंगे। और लेकिन अगर इसमें लूप बन गया तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट सेल नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट वाला सेल उठाएंगे अनएलोकेटेड में से, फिर उसमें ये चेक करेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर वो इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर हम उसमें क्वांटिटी का एलोकेशन कर देंगे। अब सपोज करो वो भी सर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट चेक कर लो, ठीक है ना। हमें तो बस अनएलोकेटेड सेल लेना है, दूसरा उसमें लीस्ट कॉस्ट वाला सेल लेना है, और तीसरा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये तीन बातें जो सेल हमारा पूरी कर रहा है, उसमें हम डमी एलोकेशन कर देंगे। अब इस सेल में देखते हैं कि लूप बन रही है कि नहीं बन रही। अब देखना, अगर मैं इसमें लूप बनाने की कोशिश करता हूं, तो इसके सामने एक तो मुझे ये वाला एलोकेटेड सेल मिल रहा है। सपोज करो मैं यहां चला गया। अब इसके बाद ना तो मैं आगे जा पाऊंगा, ठीक है, ना मैं इधर मुड़ सकता हूं। तो इसका मतलब यहाँ पे तो लूप नहीं बन रहा, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब नेक्स्ट इधर चेक करते हैं कि अगर मैं ये वाले सेल से नीचे की तरफ जाता हूं तो एलोकेटेड सेल तो मिल रहा है, ठीक है। अब यहां से ना तो मैं लेफ्ट जा सकता हूं, ना राइट जा सकता हूं, ना सामने जा सकता हूं। तो भाई यहां से भी लूप बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूंगा अभी। अब नेक्स्ट, सर अगर हम इस तरफ जाएं तो भाई इस तरफ तो जाने का फायदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सामने कोई भी एलोकेटेड सेल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अब कहीं से भी ट्राई कर लो, इस सेल से किसी भी डायरेक्शन में कोई लूप नहीं बन पा रहा। आपको बात समझ में आ गई ना कि हमारा ये जो सेल है, यहां से लूप बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस सेल से लूप बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये सेल हमारा इंडिपेंडेंट सेल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें डमी एलोकेशन कर देंगे। तो डमी एलोकेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम स्मॉल ई से डमी एलोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखना, जैसे ही मैंने इस सेल में एलोकेशन कर दिया, तो मेरे नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो मेरे नंबर ऑफ एलोकेशन कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे देखना मेरी रिम रिक्वायरमेंट कितनी थी, 5। अब मेरे नंबर ऑफ एलोकेशन भी कितने हो चुके हैं, भाई 5 हो चुके हैं। तो इसका मतलब m+n-1 की जो वैल्यू है, उतने ही मेरे नंबर ऑफ एलोकेशंस हैं। तो जब मेरे नंबर ऑफ एलोकेशंस मेरी m+n-1 की वैल्यू के बराबर है, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो नॉन डीजेनरेट हो चुका है। अब देखिए, ये हमारा जो सोल्यूशन है नॉन डीजेनरेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर आराम से ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगा सकते हैं। अब ऑप्टिमलिटी टेस्ट कैसे लगाना है, ये हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। अभी तो हमने डीजेनरेसी के कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है, कि डीजेनरेसी क्या होती है और इसे कैसे रिजॉल्व किया जाता है। क्योंकि ऑप्टिमलिटी टेस्ट लगाने से पहले हमारा ये सोल्यूशन जो है वो नॉन डीजेनरेट होना चाहिए। तो अगर हमें यही नहीं पता कि नॉन डीजेनरेट क्या है और डीजेनरेसी अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं, तो तब तक हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट की तरफ बढ़ नहीं सकते। क्योंकि ऑप्टिमलिटी टेस्ट की प्री कंडीशन यही है कि आप डीजेनरेसी चेक लगाओ। तो पहले हमें डीजेनरेसी चेक सीखना है, तभी हम ऑप्टिमलिटी की तरफ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले डीजेनरेसी के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था। तो हमने डीजेनरेसी का कॉन्सेप्ट आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।